सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुनिया बोल है। और यकीनन आपके लिए बेहतरीन एक एपिसोड लेकर आए हैं हम। लेकिन हमेशा हम प्रोग्राम के शुरू में सोचते हैं कि पूरा दिन न्यूज़ में मारा मारी चल रही होती है, हर कोई दूसरे पे इल्जाम लगा रहा होता है, बुरी बुरी खबरें आ रही होती है। तो हम अपना शो जो है कोई लाइटर साइड नोट से शुरू करें, कोई अच्छी खबर से शुरू करें। लेकिन कल भी यही हुआ, आज भी यही हुआ। वर्दा का मूड बड़ा खराब है। सिर्फ अल्लाह मुझे बताएं, मेरा मूड तो वैसे वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल भी ख़राब था, क्यों था वजह आपको पता चल गई। और आज मेरा मूड क्यों ख़राब है, सिर्फ मेरा ही नहीं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान का मूड ख़राब होगा। आई एम डेफिनेटली श्योर, स्पेशली उन लोगों का जो इस वक्त सुबह सुबह उठ के गाड़ी स्टार्ट कर रहे होंगे या बाइक स्टार्ट कर रहे होंगे और ऑफिस की तरफ रवाना हो रहे होंगे। उनके जहन में एक ही बात चल रही होगी, पेट्रोल फिर महंगा हो गया। तलहा, आप मुझे ये बताइए कि आपका मूड ख़राब नहीं है इस बात पर? नहीं, मैं एक सोल्यूशन लेकर आया। मूड खराब करने से अगर मसाइल हल हो जाते तो मैं भी शायद मूड खराब कर लेता, लेकिन मसाइल हल नहीं होते। सोल्यूशन देना चाहिए। सोल्यूशन इसका ये है, देखें, फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से सबसे ज्यादा जो कॉस्ट इंपैक्ट पे आती है वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि अब हमारी रोजमर्रा के अखराजात बढ़ जाएंगे, हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंस कम हो जाएंगे, वो जो घर का खर्चा होता था वो कम हो जाएगा, बच्चों के ऊपर जो आप पैसे रखते थे वो कम हो जाएंगे। उसका तरीका ये है वैसे कि जहां भी आप काम करते हैं, चाहे वो कोई बैंक हो, चाहे वो कोई मल्टीनेशनल हो, चाहे वो FMCG हो, इन बड़े बड़े इदारों को, ऐसे चैनल्स को जहां हम भी काम करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो तमाम तरह अपने मुलाजमीन को पिक एंड ड्रॉप जरूर दें। अगर उनको पिक एंड ड्रॉप मिल जाएगा तो उनके काफी बोझ कम हो जाएगा और उनको लगेगा कि हमारा इदारा हमारे साथ खड़ा है और हमारा ख्याल करता है। क्योंकि इस वक्त एम्प्लॉयज़ को यही नज़र आता है, जो मुलाजमीन हैं, जो नौकरी पेशा और डेली वेजेस वाले लोग हैं, कि हमने जाना है, हमारा फिक्स अमाउंट है, हम उतना ही कमाएंगे। खर्चे रोजाना बढ़ रहे हैं, घर के खर्चे और बाहर के खर्चे, लेकिन कमाई वहीं खड़ी है। आपकी बात सही है तला, लेकिन फिर भी हुकूमत को भी तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। हम हमेशा ये बात कहते हैं, हम हमेशा थक गए हैं एक ही बात बोल बोल के कि हुकूमत हमारा ख्याल कर ले। एक तो रात की तारीकी में ये हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई, ठीक है जी। उसके बाद हुआ क्या है कि चोरों की तरह ये हुकूमत आती है और मुश्किल फैसले कर लेती है। अब मैं किसी को चोर यहाँ पे नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, जिस तरह से फैसले किए जा रहे हैं तरीक़ेकार तो वही है। दिन में आप मना कर देते हैं कि नहीं जी अभी हम किसी चीज़ पे कोई पेट्रोल में इजाफा नहीं करें कीमतों में, लेकिन जहां रात की तारीकी होती है फ़ौरन से अचानक से जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, शैतान निकलता है वर्दा, और फिर कीमतों में इजाफा हो जाता है। और जब सुबह आवाम उठती है तो हमें पता है कि भाई बम हम पे गिर चुका है महंगाई का एक और। क्योंकि पेट्रोल की जब कीमतों में इजाफा होता है तला, तो हर चीज़ में इजाफा होता है। मैं एक बहुत सैड स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। कल मैंने देखा अपनी आंखों से, लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस वक्त सिर्फ मिडिल क्लास तबका, लोअर मिडिल क्लास तबका, ये दोनों बुरी तरीके से सफ़र कर रहे हैं। जो वाइट कॉलर लोग हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और हम जब कह रहे हैं कि एक तो महंगाई की मार से ये लोग मर रहे हैं बेचारे, और दूसरी तरफ से जब महंगाई इतनी बढ़ती है तो क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और स्ट्रीट क्राइम में भी लुट भी बेचारे यही मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग रहे हैं। कल एक बाइकिया वाला मेरे सामने दरवाजे पे खड़ा हुआ था, उसको गन पॉइंट पे आके लूट लिया गया, उसका मोबाइल छीन लिया गया, उसका सामान छीन लिया, उसकी बाइक छीन के लेके चले गए। वो बेचारा फुटपाथ पे बैठा हुआ रो रहा था लिटरली आंसू से। एक आदमी, आप सोचें, क्या इमेजिन करें क्या गुजर रही होगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए अभी बताते हुए। वो कह रहे मेरे घर में खाने को पैसे नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से मैंने उधार लेके ये बाइक खरीदी, मैंने मोबाइल लिया ताकि मैं बाइक के ज़रिए मैं डेली बेसिस पे जो कमाता हूँ मैं अपने घर लेके जाता ताकि मेरे घर में 2 वक्त तक खाना पक सके। अब आप सोचें, जब उसका रोज़ी कमाने का ज़रिया ही छीन लिया गया हो तो वो कैसे कमाएगा? वो रोएगा नहीं, वो खुदकुशी नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? ये तो वही वाली बात हो गई कि हम अपने घर वालों के मुँह में निवाला डालने के लिए दूसरे गरीब के मुँह से निवाला छीन कर अपने घर वालों को दे रहे हैं। आप सोचें कैसे, हुकूमत को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जो अमीर है वो तो वहीं में ही है, सिर्फ गरीब पिस रहा है हर तरह से। चाहे वो स्नैचिंग हो रही है, पेट्रोल हो, बिजली हो, गैस हो, हर तरफ महंगाई में सिर्फ गरीब आवाम पिस रही, सिर्फ गरीब। और वैसे भी इस हुकूमत ने 2 कैटेगरीज बना दी हैं, एक अमीर एक गरीब। अमीर ये काम कर सकते हैं, गरीब ये काम नहीं कर सकते। खैर, अगर मैं इसे बोलने शुरू करूँगी तला तो शायद मैं इस वक्त इतनी गुस्से में बैठी हुई हूँ कि मैं बोलती चली जाऊँगी, लेकिन हमें आगे भी शो को बढ़ाना है। बड़ी खबर पे नजर डालते हैं, बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। हुकूमत ने अवाम पर शब खून मार दिया। पेट्रोल 24 रुपए महंगा, कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल 234 रुपए लीटर हो गया। अवाम का बुरा हाल। कप्तान के चाहने वालों के बनी गाला के बाहर डेरे,
लाहौर की लड़की मोटरसाइकिल पर कप्तान से मिलने जा पहुंची। इमरान खान चाहने वालों से मिल ही नहीं रहे, इनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। मिस्टर यूनिवर्स के मुकाबले में पाकिस्तान की धूम। सैयद शाह ने थाईलैंड में होने वाले मुकाबले में 4-6 से टाइटल जीत लिया। और अनीता करीम के अपने हरीफ पर ताबड़तोड़ हमले। पाकिस्तानी मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियन ने आलमी सतह पर मुल्क का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। जी तलहा, जहाँ पे हम पेट्रोल की इतनी कीमतों में रोते हैं, वहाँ पे इस तरह के जो हमारे जो लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, इस तरह के टाइटल्स विन करके आते हैं, मिस्टर यूनिवर्स और फिर मिक्स मार्शल आर्ट्स में आलमी सतह पर हमारा नाम रोशन करते हैं, उनको सुन के फ़ख्र भी होता है। हमें मूड भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। कहते हैं कि चलें जी, एक तरफ हुकूमत तो हम पे जुल्म के पहाड़ तोड़ ही रही, लेकिन दूसरी जानिब ये भी हो रहा है। चलें, गुज़िश्ता रोज़ जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि मैंने कहा नया बजट आने वाला है, आप कैसे देखते हैं? उनका बजट आया तो है, लेकिन हकीकत ये है कि नया बजट आने वाला है। जुलाई की 1 तारीख तक नया बजट आएगा। गुज़िश्ता रोज़ समी इब्राहिम साहब के प्रोग्राम में अशफाक हसन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, इकनॉमिक सर्वे कई सालों तक लिखते रहे हैं। उन्होंने खुद आके कहा कि ये जो बजट है, दिस इज़ कम्प्लीटली नंबर फजिंग, इसमें धोखा दिया गया है, कंसोलिडेटेड बजट है, इसमें ऐसे नंबर्स रखे गए हैं जो अंदाजन रख दिए गए हैं और उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बजट 1 जुलाई से पहले खत्म हो जाएगा, जो अभी आया था, क्योंकि इस बजट को ऑलरेडी IMF ने रिजेक्ट कर दिया है। ब्लूमबर्ग ने इसको रिपोर्ट कर दिया है कि IMF इस बजट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में न सिर्फ पेट्रोल, टैक्सेस बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, हर किस्म की सब्सिडी को ख़त्म किया जाएगा। मैं सोच ही रहा हूं वर्दा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त क्वेश्चन है मेरा, वो ये है कि जब आप डिफॉल्ट कर जाते हैं तो आपकी, जिससे आप पैसे उधार ले रहे होते हैं, शराइत नेगोशिएशंस में टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ और होती हैं। बट सैडली इस वक्त तक पाकिस्तान जिस हालत में है, हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वी हैव डिफॉल्टेड। हम अब 3,500 अरब रुपए सूद की मद में कर्जों के नहीं अफोर्ड कर सकते। अब आप हमसे इस तरह नेगोशिएट कीजिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको आपका सूद वापस नहीं कर सकते, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप हमसे छोटी छोटी किस्तों में लेते रहे, सूद लेना हमसे बंद कर दिया। पर सैडली हम ये देख रहे हैं कि मुल्क के जो फाइनेंशियल मैनेजर हैं, जिस अशफाक हसन साहब ने भी कहा, वो कंप्लीट एक फियास्को कर रहे हैं, एक फेलियर सामने आ रहे हैं उनका, कि वो मुल्क की मईशत को संभाल नहीं पा रहे हैं। और इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में से पाकिस्तान गुजर रहा है, उनके हाथ से कुछ संभलने नहीं वाला है, क्योंकि वो IMF के सामने बार्गेनिंग चिप्स अपनी यूज नहीं कर रहे हैं। IMF से वो निगोशिएट जब करते हैं तो वो कारपेट की तरह लेट जाते हैं कि क्या हुक्म है मेरे आका। ऐसे नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान को पहले रखिए। अगर हम डिफॉल्ट भी कर जाएं तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमने चंद रोज पहले बताया था आपको प्रोग्राम में कि 100 से ज्यादा ऐसे मुल्क हैं जो दुनिया में डिफॉल्ट कर चुके थे। रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बड़े बड़े मुल्क शामिल हैं। आज वो बड़ी पावर्स बने हुए हैं दुनिया भर की, लेकिन सैडली हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। रियलिटी डिनायल में जिंदा है। खुदा के वास्ते आंखें बंद करने से रात नहीं हो जाती। हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। काइंडली IMF से ऐसे नेगोशिएट कीजिए जैसे डिफॉल्टेड कंट्री अपने टर्म्स एंड कंडीशन में करता है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। वर्दा लाहौर से जुनेद अहमद है, इस्लामाबाद से अला देता है। अला देता के पास चलते हैं। पहले अला देता बताइए, वहां पर महंगाई की क्या सूरत हाल है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर? जी बिल्कुल ताला, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद एक दफ़ा फिर जो महंगाई का तूफान सामने नज़र आने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ वो नज़र आ रही है आवाम को। सुबह से हमने इधर गाड़ी लगा के खड़े हैं, ये रोज़ाना बेस पे महंगाई के ऊपर जो बात करते हैं, तो महंगाई का एक ऐसा तूफान आया हुआ है, आवाम पहले ही चक्की में पिस चुके हैं। अब पेट्रोल की कीमत जितनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, डीजल की कीमत बढ़ा दी गई है, ये ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी बढ़ेगी वो सारी कास्ट एक आम आदमी के ऊपर पड़ेगी। गरीब आदमी पहले ही इस महंगाई की चक्की में जो पिस चुका है। अगर कुकिंग ऑयल देखें, दालें देखें, जो दाल रोटी थी आम आदमी की पहुँच से, वो भी उनकी पहुँच से बाहर हो चुकी है। सुबह से हम इधर खड़े हैं, जो भी आता है बैकिया टैक्सी वाला, वो लिप लिप दुआएं देते हुए नज़र आते हैं। कह रहे हैं कि किस तरह हम इस महंगाई का मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि जो दिहाड़ी में हम पेट्रोल डलवाएंगे वो सारा सिर्फ पेट्रोल डालकर हम गुजारा नहीं कर सकते, क्योंकि जितना बाइक में पेट्रोल डालेंगे वो हम किस तरह पूरा करेंगे। दिहाड़ी बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे? मेरे साथ एक बाइकिया भी हैं, थोड़ी देर पहले भी इन्होंने मेरे साथ बात की कि जितना ये पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, मैं अपने बच्चों के लिए घर क्या लेकर जाऊँगा। बताएं, पेट्रोल की कीमत पे क्या कह रहे हैं आप? सर, पेट्रोल की कीमत यही है, वज़ीर आला से हमारी दरख्वास्त है, मेहरबानी करें सर, महंगाई कम करें। इतनी महंगाई है सर, बंदा पेट्रोल ही नहीं पूरा कर सकता तो घर के खर्चे कैसे बंदा पूरे करे?
ये आम सी अवाम है जिनको सिर्फ ये होता है कि दिन में हमने टैक्सी चलानी है या बैकिया चलाना है, शाम को अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाना है। लेकिन ये लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनके लिए इनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह यही है कि दिन में अगर पेट्रोल जितना डालते हैं, क्या पेट्रोल का खर्चा निकाल कर शाम के लिए कुछ बच्चों के लिए रोज़ी भी बचेगी। जितनी देर हमारी इधर बात हुई, टैक्सी ड्राइवर है, वैगन वाले हैं, बैकिया वाले हैं, सबसे परेशान तबका ये छोटा तबका हमें परेशान दिखाई दे रहा है। दिन भर अगर मार्केट का सर्वे करें, देखें जहां सस्ता इन्होंने यूटिलिटी स्टोर पर घी और आटे के लिए बताया हुआ है, वहां लाइनें लगी होती हैं लोगों को। सारा दिन गरीब आदमी एक अपने दिहाड़ी ख़त्म करके वो उधर देख रहा होता है कि मुझे 5 किलो घी मिल जाए या 10 किलो आटा मिल जाए कि महीने का बच्चों का खर्चा लेकर जाऊं। वहां पर भी पूरा दिन गर्मी में लाइनें लगानी पड़ती हैं इन लोगों को। मार्केट की बात देखें तो मार्केट में जिस तरह पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी, तो उन कीमतों के बढ़ने की वजह से दालों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, कुकिंग ऑयल की कीमत में राइट अल्लाह देता राइट। अब मेरे ख्याल से हम लाहौर का रुख करते हैं। जी, हम आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं वहाँ पे लाहौर में हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं, जुनैद, उनसे बात करते हैं। जुनैद अहमद साहब बताते हैं कि लाहौर की इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ पे लोगों के क्या फीडबैक्स हैं। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा हमें। जी हाँ, गुज़श्ता रोज़ एक दफ़ा फिर से जो है शहबाज सरकार ने अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया, और जिसके बाद सूरत हाल ये है कि 234 रुपये फ़ी लीटर जो है वो पेट्रोल फ़रोख्त किया जा रहा है। और शहरियों की इस महंगाई चीखें निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हुकूमत वक्त शहरियों पर किसी भी तरह का रहम करती हुई दिखाई नहीं दे रही। हमारे साथ शहरी मुजरिम से बात करते हैं। भाईजान, मुसलसल महंगाई जारी है, पेट्रोल एक दफ़ा फिर से बढ़ा दिया, क्या कहते हैं आप? बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। इस हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही। जब इमरान खान 2-2 रुपये बढ़ाता था तब ये वहाँ बाहर निकलती, तब ये लोग बोलते थे, मरियम औरंगज़ेब बोलती थी। अब 2000 रुपये सिर्फ दे रही है, कहाँ से हम पेट्रोल डलवाएं? ये पागल है यार सारे यार, यहाँ पे सब समझ से बाहर हुई है। जी आवाम शदीद गम और गुस्से का शिकार दिखाई देती है। हमारे साथ एक और शहरी मुजरिम से बात करते हैं। सर, फिर से पेट्रोल बढ़ गया, क्या कहते हैं? 234 रुपये डलवा सकते हैं आप? नहीं है तो 2 महीने भी नहीं होए, 15 दिन भी नहीं होए, 10 दिन भी नहीं होए, 5 दिन भी नहीं होए, तो ਵਧਾਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਘੱਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ 30-35 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਲ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ 2 लंबे काम हो रहे हैं। आवाम जो है वो शदीद गम और गुस्से का शिकार दिखाई देती है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की कीमतों में इजाफे की वजह से जो तमाम अशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतें भी बढ़ती है। तो शहरी हुकूमत से फौरी एक्शन का मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी काश ये एक्शन हो जाए जुनैद, काश। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद, अल्लाह देता। आप दोनों में अपडेट कर रहे थे लाहौर और इस्लामाबाद से, वरना मुझे नहीं एक्शन कर पाएंगे, क्योंकि जब हाथों में आपने खुद अपने जंजीरें डाल दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी, पर आप क्या कर सकते हैं? आप देखिए ना, पिछले 15 दिनों में 84 रुपए बढ़े हैं पर लीटर पेट्रोल पे, और यही खान साहब की हुकूमत में 3 साल में 55 रुपए बढ़े थे। तो उस पर इतना शोर मच रहा था, चीखो पुकार मच रही थी। मैं तो सीधी सोचती हूँ आवाम बाहर क्यों नहीं निकल रही। इस वक्त वाकई वक्त है कि आवाम को सड़कों पर निकलना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, अब आवाज़ उठानी चाहिए, एका होना चाहिए आवाम में कि जी इतनी महंगाई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम कहाँ जाएंगे। खाना नहीं होगा, पानी नहीं होगा, कपड़ा नहीं होगा, छत नहीं होगी, कहाँ से एहतजाज कहां से निकलेंगे? वर्दा, आपने बिल्कुल अपनी कौम को जो है हुजूम बना दिया है। वी आर नॉट अ नेशन। मैं हमेशा से कहता हूं हम एक मॉब बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर सैयद इरशाद बुखारी साहब। इरशाद साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये बताइए, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से आपका जो टैरिफ है वो कितना बढ़ेगा? किरायों में कितना आप इजाफा करने वाले हैं? ये है कि इतना ज्यादा किराया कीमतों में इजाफा, 30 रुपये एक, 30 रुपये एक, 24 रुपये एक, 16 रुपये एक, ये मैं ये समझता हूँ कि किरायों में इजाफा तो बात की बात है, वो तो मजबूरन करना है, मरता क्या ना करता। लेकिन हम कितना इजाफा करेंगे, कितना लोगों से लेंगे, लोग कहाँ से देंगे? ये हुकूमत ने जिंदा दरगोर कर दिया है पूरे अवाम को, जिसमें ट्रांसपोर्टर भी हम पहले से ही मर रहे थे। हमारे किराए कराची में तो 2011 से अभी तक नहीं बढ़े थे। अब ये कहानी जो शुरू हो गई है, अब इसमें तो हम यही हमारा, और हमारे पास कोई तरीका या इलाज नहीं है। हमारी गाड़ियां खुद खड़ी हो जाएंगी। हम ना तो डीजल डाल सकते हैं, ना बाडी के पैसे दे सकते हैं, क्योंकि बाडी की कीमतों में इजाफा, टायर की कीमतों में इजाफा, इंजन की कीमतों में
इजाफा वहाँ कोई कदम नहीं है। हुकूमत ने हमारे लिए जीना क्या कि पूरे अवाम के लिए मुश्किल कर जाए, तो वे ट्रांसपोर्ट जाने, हमसे तो नहीं चलेंगी ये गाड़ियाँ। तो आप लोग इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? देखे जी, सियासी लीडर मर गए हैं, कहीं पता नहीं कहाँ दफन हो गए हैं, जो कौम के नुमाइंदे हैं। मैं तो ट्रांसपोर्टरों का नुमाइंदा हूँ, मैं आवाज उठा सकता हूँ, कह रहा हूँ कि अगर नहीं चलेंगी तो हम खड़ी कर देंगे, हुकूमत सुन ले, कान खोल के। मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे उनके बाप के कहने में गाड़ियां हैं उनके वालिद साहब की कि वो मुफ्त चला रहे हैं, ये मुल्क उनके बाप का है, उनको शर्म नहीं आती। पता नहीं, बातें तो पहले वाकई सही है, मैं एक सियासी लीडर तो हूँ नहीं, लेकिन इमरान खान के दौर में जब बढ़ता था डीजल पेट्रोल तो ये कहते थे जी ये तो बड़ी ज्यादती हो गई है अवाम के साथ, अब वो वही अवाम है और इनको ख्याल नहीं आता। ये तो अपने आप को जन्नम रसीद कर रहे हैं, अगले इलेक्शन में तो इनको कोई एक वोट भी नहीं देगा, मैं भी नहीं दूंगा। आपकी तो पुरानी बसों पर भी पाबंदी लगाई जा रही है कि पुरानी बसें नहीं चलेंगी अब। इनका बाप भी नहीं रोक सकता, ना ला सकते। ये पुराने नई बसें अभी 40 बसें कुल इन्होंने अभी तक लाई है और बात करते हैं जी पिछले 5 साल में हमें कहा गया कि जी 6000 बसें ला रहे हैं। नासिर हुसैन शाह साहब अच्छे मिनिस्टर थे, हमसे बात की उन्होंने कहा जी हम आपको सेंट्रल बैंक से पैसे दिलवाते हैं 1 करोड़ की उस वक्त बस थी, अब तो 2.5 लाख और जी आप 10 लाख रुपए एडवांस दें, 90 लाख आपको जो है इक्विटी पे हम कर्जा देंगे और 5 साल के लिए कर्जा होगा, उसमें सूद भी नहीं होगा और हम आपको वापस करना होगा। यही करते करते उनका टेनोर गुजर गया। अब नई बात आ गई, कहाँ से बसें ला रहे हैं? मैं आपसे सवाल तो नहीं करता, लेकिन आपसे सवाल करता हूँ कि मेरी तरफ से आप उनसे पूछें कि कहाँ से बसें ला रहे हैं। करते करते तो 10 साल तो आपके दोनों टेनोर हो गए, कायम अली शाह का भी और मुराद अली शाह का भी। राइट बुखारी साहब, टेनोर लगा शुरू है। बहुत बहुत शुक्रिया। सदर ट्रांसपोर्ट हमारे साथ मौजूद थे इरशाद बुखारी साहब, उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, पाकिस्तानियों का है। और मिफ्ता इस्माइल साहब को भी जो फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के वाज़ेह मैसेज दे दिया है कि ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इतनी कीमतें जो बढ़ाई जा रही हैं ये काबिल बर्दाश्त पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तलहा, आपको पता है कि करीम ने अपनी फूड डिलीवरी सर्विसेज बंद कर दी हैं। SWVL ने अपनी सारी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। SWVL ने पूरी अपनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है इस वक्त, बंद कर दी है, अनएम्प्लॉयमेंट दोबारा से बढ़ रही है। आपको पता है शहर के कई बेशतर इलाकों में 10 बजे के बाद गैस भी नहीं आती है। और शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे ही बात करते हैं इस महंगाई के बारे में, उनका क्या कहना है। जी कहिएगा कि दोबारा से पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने की वजह से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है, आवाम का बुरा हाल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जब से ये हुकूमत आई है, ये मखलूक हुकूमत 11 जमातों की, लोग महंगाई में इसे चीख रहे थे। लेकिन अब जो कल रात को 12 बजे एक नया बजट के बाद एक तोहफा आया है। एक तो बजट जो है वो भी गैर हकीकत पसंदाना है, और फिर के बाद ये जो तकरीबन 60 रुपए फी लीटर डीजल का बढ़ जाना, 24 रुपए मजीद पेट्रोल का बढ़ जाना, ये अब महंगाई की बात नहीं है, अब तबाही है। आज लोग कह रहे हैं कि इन फैसलों के बाद मुल्क में मईशत का पहिया चलना, कारोबार का चलना जो है, ज़राअत का, इस वक्त देखें, मैं मुल्क ज़राई शोबा बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, रोजगार मुहैया करता है। 60%। इस वक्त जो डीजल की कीमत हो गई है, तो यूरिया खाद की बोरी ब्लैक हो रही है पंजाब में 3000 रुपया की बोरी, और जो पानी नहीं है और ट्यूबवेलों के लिए बिजली नहीं है, 15 घंटे की लोड शेडिंग है, इससे ज़राअत बर्बाद हो गया। छोटा कारोबार जो है, लूम इंडस्ट्री वाला, कॉटेज इंडस्ट्री, उसको बिजली और गैस की कीमतों ने बर्बाद कर दिया है। अब मैं एक कल जगह बैठा हुआ था एक जगह, तो वो कारोबार करते हैं सारा ये घी और खुर्दनी तेल उनकी जरूरत है उनकी अशिया के लिए, जो वो उनके प्रोडक्ट्स हैं। वो कहते हैं मार्केट में हम एडवांस जहाँ पैसा दिया हुआ है वहाँ हमें घी देने को तैयार कोई नहीं है। मुल्क में आम हवा है, मार्केट में 1 हफ्ते से 10 दिन का स्टॉक रह गया है, घी अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्या होगा मुल्क का? शाह साहब गुज़िश्ता रोज बोल की स्क्रीन पर समी इब्राहिम साहब के प्रोग्राम में अशफाक हसन साहब
जो 10 सालों से इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को तरतीब देने में अपनी खिदमत सरंजाम देते रहे हैं, उन्होंने स्क्रीन पर आकर कहा कि जो बजट इस वक्त पेश किया गया है ये हकीकत पसंदाना नहीं। सर आपने बोला और ये एक नंबर फजिंग का गेम है, अभी नया बजट आएगा 1 जुलाई को। सर मेरा आपसे सवाल यह है कि इस वक्त हम 3,500 अरब रुपए सूद और कर्जों की मद में अपनी फाइनेंसिंग के लिए, डेट फाइनेंसिंग के लिए रख रहे हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं हमेशा से इस वक्त डिबेट कर रहा हूं जितने भी इकोनॉमिस्ट हमारे पास आ रहे हैं कि मुल्क के जो इस वक्त करंट हालात हैं, तारीख में ऐसे हालात हमने कभी नहीं देखे। हर चीज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। लग कुछ ऐसा ही रहा है। वो कहते हैं ना कि टेम्परेचर इज 28 बट फील्स लाइक 34। कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं कर गए हैं, लेकिन हालात यही बता रहे हैं कि हम डिफॉल्ट कर गए हैं। और अगर हम डिफॉल्ट कर गए हैं तो सर हमारी नेगोशिएशंस IMF पे उस बुनियाद पे होनी चाहिए कि हम आपकी पेमेंट का सूद नहीं दे सकते, आपके प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेंगे। बट सैडली नंबर फजिंग की एक गेम चल रही है, जो अशफाक हसन साहब ने भी कल हमारी स्क्रीन पर कहा, और 1 जुलाई को नया बजट आएगा। तो मैं हैरान इस बात पर हूं कि क्यों इदारे खामोश बैठे हुए हैं, क्यों हम लोग खामोश बैठे हुए हैं, और कितना हम मजीद बर्दाश्त करेंगे। शाह साहब देखिए, तो अशफाक हसन साहब माहिर माशियात हैं और वो बजट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उन्होंने बनाए भी हैं, वो प्लानिंग कमीशन को भी जानते हैं, वो सब चीज़ों को समझते हैं, वो पढ़ाते भी हैं, एक एकेडमिक भी हैं। जो कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं। ये बजट जो है ये लास्ट नहीं करेगा, इसके जो एस्टिमेट्स हैं ये लास्ट नहीं करेंगे, ये गेस वर्क है। अब आप कह रहे हैं डेट सर्विसिंग का जो आपने फरमाया इन्होंने बजट पे रखा हुआ है, अगर रुपए की कदर गिरती चली जाएगी और अगर डॉलर बढ़ता चला जाएगा तो आपकी डेट सर्विसिंग तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जब से ये हुकूमत आई है आप देखें, रुपया आज 206 रुपया का डॉलर है, और मतलब ये जो इजाफा हुआ है 26-28 रुपए का जब से ये आए हैं, उससे अब अंदाजा लगा रहे हैं कि कितने अरब जो है हमारा डेट सर्विसिंग का बढ़ गया। क्या इस बजट में उसकी गुंजाइश है? नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये अभी भी कौम के सामने हकायक नहीं रख रहे, लोगों को सही तस्वीर नहीं दिखा रहे। डिनायल में है सर? बहुत डिनायल में है। नहीं, डिनायल में नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। डिनायल में इसलिए नहीं कहूंगा कि इनको पता चल गया हकीकत क्या है। इनको पता है कि इनके पास कोई प्लान नहीं है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, और तभी ये कतरा रहे थे और तभी ये कह रहे थे कि हाँ इंतखाबात करवा देते हैं और जान छुड़वाते हैं। लेकिन अब इनके गले पड़ गई है ये जिम्मेदारी, और अब ये ना एक कदम आगे लेना चाहते हैं ना पीछे हटने के काबिल है। अवाम जो है इस वक्त सीख पा है, अवाम मतलब मुतनफ़र हो चुकी है। लोग, मैं कहता हूँ, उनके घरों में बैठकर हम जा रहे हैं, लोगों घर घर फिर रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में, लोग घरों में बैठकर इनके बारे में जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर इनके कानों तक पड़ जाए तो शायद ये बाहर ना निकले। लोग तो इनके उम्मीदवारों के साथ वो हशर करेंगे या करना चाहते हैं जिनका इन्हें अंदाजा ही नहीं है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाम जी साहब, साबिक वफाकी वजीर खारजा, पाकिस्तान की सियासत का बहुत बड़ा नाम, और इन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि बजट में नंबर फजिंग हुई है और इनको अंदाजा नहीं है होने क्या वाला है हुक्मरानों को इस वक्त उनके साथ। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद मलिक बुस्तान पूछेंगे उनसे डॉलर कहां जा रहा है। हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हम बात कर रहे थे महंगाई के ऊपर, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के ऊपर, और उसके बाद हमें पता है कि डॉलर के रेट्स भी ऊपर जा रहे हैं, पर लगे हुए हैं, डॉलर नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। जबकि इस हुकूमत ने वादा किया था, बड़े बड़े दावे किए थे शुरू में कि हम डॉलर को नीचे लेके आएंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा, बल्कि उल्टे से भी ज्यादा उल्टा हो गया। कहाँ तक डॉलर पहुंच गए? काश के हमारे प्रोड्यूसर साहब ने वो बात निकाली होती कि जब शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, देखा हमारे यहाँ थे डॉलर जो है वो 3 रुपए नीचे चला गया। हाँ। काश के वो बात प्रोड्यूसर साहब ने निकाली होती तो मैं अपने व्यूअर्स को आज सुनवाता कि पहले दिन पे इनका स्टांस क्या था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, आज उनकी टीम, फाइनेंशियल टीम कितने बड़ी मुश्किल सूरत हाल से इस कौम को दो चार कर रही है और हकीकत से दूर भाग रही है।
जाली बजट दे रही है। 1 जुलाई को फिर दूसरा बजट, IMF के सामने कारपेट बनी हुई है, जो हुक्म मेरे आका अल्लाह खैर करे। कह सकते हैं मलिक बुस्तान साहब फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर हैं, हमारे साथ मौजूद। तारुफ के मोहताज नहीं है बुस्तान साहब, यकीनन आपके पास बड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन होगी। बताइए, नई हुकूमत ने कहा था कि हम डॉलर को 190 192 तक ले आएंगे नीचे, और फिर देखा यही जा रहा है कि सिर्फ IMF से डिक्टेशन लिया जा रहा है। जो IMF कहेगा वही किया जाएगा। मुल्क दिवालिया हो चुका है, मान नहीं रहे हैं कि हम दिवालिया हुए हैं, और उसी तरह चलाए जा रहे हैं कि यकीनन IMF ने हमें पैसे दिए, और अगर वो कह देगा कि हम दिवालिया हो गए हैं तो उसके पैसे डूब जाएंगे, इसीलिए वो हमें 2-2 रुपए देकर गाड़ी हमारी चला रहा है। ये बताइए, IMF से अगर अगली पेमेंट भी नहीं आई तो डॉलर कहां जाएगा? देखो जी, हमने बिल्कुल सही कहा था, और डॉलर 204 से कम होकर 197 तक टच कर चुका था जुमरात को, पिछली जुमरात को। और उसके बाद क्या है कि बैड लक पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के रिज़र्व जो ही डबल डिजिट से कम हुए, 9 अरब डॉलर के करीब पहुंचे, तो फ़ौरन जो प्रोड्यूसर ऑयल कंपनियां थी उन्होंने पाकिस्तानी बैंकों की जो LC थी उसकी गारंटी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी आपने अगर क्रूड ऑयल ख़रीदना है तो फ़ौरन बैंकों की गारंटी की बेस पे हम आपको देंगे, वरना हम आपको डॉलर LC एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इतनी बड़ी खबर थी जिसे बड़ा इजी लिया गया, हुकूमत ने कोई अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाई। हालांकि मैंने रिक्वेस्ट भी की है हुकूमत से, और कि आप काइंडली जो है बाहर की कंपनियों को गवर्नमेंट श्योरिटी दे कि पाकिस्तानी बैंकों के हम जिम्मेदार हैं, उनकी LC जो भी, क्योंकि हमारे 16,000 मिलियन डॉलर तभी भी हम पाकिस्तान के रिजर्व में पड़े हैं, कोई इतने गया गुजरा पाकिस्तान नहीं है। लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई, या स्टेट बैंक की तरफ से कोई इंटरनेशनल कंपनियों को या इंटरनेशनल फॉरेन बैंकों को गारंटी का कोई बातचीत नहीं हुई। अरामको से बात हुई है, लेकिन ज़ाहिर है वो सऊदीया कंपनी वो पहले हमें उधार पे दे रहे हैं। तो हमें हुकूमत को फौरी तौर पे इसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ये जब से ये आया डॉलर का रेट दोबारा आज 205 पे हो गए, जाएंगे 8 रुपये दोबारा बढ़ गया। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी बैंक और फॉरेन बैंकों से के ज़रिए LC खो रहे हैं, वो उनसे 100% डॉलर पहले मांग रहे हैं। अगर किसी ने फ़र्ज़ किया 1 मिलियन डॉलर की LC खोलनी है तो उसके 1 मिलियन डॉलर आज ही जमा कराने, जिसकी वजह से 120 मिलियन डॉलर पर डे डेली डिमांड में इजाफा हो गया, जो कि पहले शिप आने पे मेच्योर्ड होता था, पहले एडवांस आपने जमा करना है। तो ये डॉलर दोबारा बढ़ने का सबब बना है। दूसरा जो आपने सवाल किया है कि चाइना जो है वो IMF की ग्रीन सिग्नल से पहले आया, पाकिस्तान को डॉलर दे देगा। तो चाइना ने तो कहा कि हम देंगे, और ये कहा है कि मज़ीद हम इमदाद करेंगे IMF से आप पैकेज को जब ले लेंगे। तो चाइना ने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सदर फॉरेक्स एक्सचेंज आप हमारे साथ मौजूद थे मलिक बुस्तान साहब, और आपने भी वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत हैज़ फेल्ड, फाइनेंशियल टीम हैज़ फेल्ड टू कंट्रोल द डॉलर। और इस वक्त रुपी डॉलर पैरिटी ने पूरे पाकिस्तान को परेशान किया हुआ है। फ्यूल प्राइसेस ने, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस ने, गैस प्राइसेस ने, पावर सेक्टर में। मिफ्ता इस्माइल साहब थोड़े दिनों पहले एक तकरीब में बता रहे थे कि 1500 अरब बिजली का बहरान यानी खसारा है हर साल, लॉस है आपको 1500 अरब का। गैस के सेक्टर में 500 अरब हर साल डूब जाता है। ये वो लॉसेज हैं जिनको हमें कम करना चाहिए, बट सैडली हम देख रहे हैं कि आवाम के ऊपर बोझ ही बढ़ाया जा रहा है और कुछ भी नहीं मरता। बिल्कुल, इस तमाम सिचुएशन में, सारी सूरत हाल में हम सब की आवाम की नज़र, और एक मसीहा जिसे कहते हैं, एक सोल्यूशन कहते हैं, हमें जो नज़र आ रहा है वो है सिर्फ इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्योंकि हमने देखा कि पिछले 3 साल में उनकी हुकूमत जिस तरह से रही, जो कारकर्दगी की, वो हम सबको आज नज़र आ रही है। तो अब थोड़ा सा आगे ही बढ़ाते हैं। इमरान खान की बात हुई तो उनसे एक बात भी मैं आपके से शेयर करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता दिनों कप्तान के खिलाड़ी की जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, कि लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ही एक ऐसी फ़ैन, उनकी दीवानी सपोर्टर, नौजवान लड़की, सिर्फ 20 साल की उम्र है उनकी, वो लाहौर से कप्तान की रिहाइश गाह बनी गाला यानी कि इस्लामाबाद मोटरसाइकिल पर अकेली पहुंच गई। जस्ट इमेजिन, 20 साल की मलका जवारा नाम है उनका कहना है कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी मैं वापस नहीं जाऊंगी। और इस पे हमने उनके साथ एक रिपोर्ट भी किया, वो हमारे साथ मौजूद हैं, आपको दिखाएंगे भी, उनसे बात भी करवाएंगे हम। तो आइए बात करते हैं हम मलका से। जी मलका मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मैं वालेकुम अस्सलाम। मलका, ये बताइए कि आप इतनी बड़ी फ़ैन हैं खान साहब की, और मैंने सुना है कि बड़ी जिद्दोजहद के बाद आपने अपनी फैमिली को मनाया है खान साहब से मिलने के लिए। पहले आपको इजाज़त नहीं मिल रही थी, थोड़ा सा मुझे बताइए कैसे आपने मनाया अपनी फैमिली को?
जी बिल्कुल, मेरी फैमिली जो है वो भी खान साहब की सपोर्टर है, तो खान साहब से मैं बचपन से ही बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ और मुझे उनसे मिलने का बहुत पहले से शौक था। तो उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स से काफ़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन वो मुझे परमिशन नहीं दे रहे थे। फिर उसके बाद मैंने 3 दिन कुछ भी नहीं खाया। हाँ। मैं इस बात पे अड़ गई कि मुझे जब तक आप परमिशन नहीं देंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर 3 दिन के बाद मुझे मेरे घर वालों ने परमिशन दी। जी बिल्कुल, ओहो, भूख हड़ताल की मैंने। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद मुझे परमिशन मिली और फिर मैं खान साहब से मिलने के लिए बनीगाला गई बाइक पे। सही। तो अच्छा मलका, अकेले बाइक पे जाना, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम जानते हैं जो सूरत हाल चल रही है जिस तरह से आजकल रोड्स पे, आप जीटी रोड के थ्रू आप गई, अकेले सफ़र किया आपने, बाइक पे सफ़र किया, काफ़ी लंबा सफ़र था, तो पेरेंट्स आपके या घर वाले थोड़े परेशान नहीं, सपोर्ट के लिए कोई साथ नहीं आया, और किस तरह के आपने जो है वो अपनी प्रिकॉशंस की या फिर अपने साथ सेफ्टी मेजर्स आप साथ लेके चली? जी बिल्कुल, मैं अकेले गई थी बनीगाला बाइक पे। मुझे रास्ते में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मुझे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। कई मरतबा मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई चोट वगैरह नहीं लगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीटी रोड जो है वो थोड़ा ख़राब है, वहाँ पे जगह जगह कंस्ट्रक्शन होने वाली है, तो उस वजह से मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तानी अवाम, जैसे कि आप जानते हैं कि माशाल्लाह सबके दिल बहुत साफ़ हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं, तो काफ़ी लोगों ने रास्ते में मेरी मदद करना चाही। काफ़ी लोग आके मुझे सलाम कर रहे थे, मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने इस बात का इरादा किया हुआ था कि मैं किसी की हेल्प नहीं लूँगी और मैं खान साहब से अकेले ही मिलने जाऊँगी। तो मैंने कई रास्तों में पैदल सफ़र भी किया, कई घंटों मुझे लग गए थे किसी पेट्रोल पंप पे किसी स्टे की जगह पे जाने के लिए। खान साहब मिले नहीं मिले आपसे अभी तक? परेशानी का बहादुरी से सामना किया। खान साहब मिले आपसे? अभी तक नहीं मिले। जी मेरी उनसे मुलाकात होनी थी, लेकिन कई ऐसे मामलात हो रहे थे जिसकी वजह से मुझे लगा कि फ़िलहाल मेरा उनसे अभी ना मिलना ही बेहतर है। क्योंकि जैसे मैं बनीगाला पहुंची थी तो मुझसे मिलने के लिए वहाँ पे काफ़ी लोग आना शुरू हो गए थे, मेरे साथ पिक्चर्स लेने के लिए काफ़ी लोग आ रहे थे। उसके अलावा कई ऐसे लोग भी आ रहे थे जो अंदर जाने की जिद कर रहे थे, तो वहाँ पे एक वो रश पैदा हो रहा था। तो खान साहब की, जैसे कि आप जानते हैं, उनकी जान को ख़तरा है, उनको थ्रेट मिली हुई है, तो मुझे इस बात की भी फिक्र थी क्योंकि हमें उनकी जान का भी उतना ही ज़्यादा वो है कि हम उनकी जान को ज़्यादा सेफ रखें। तो इसीलिए मैंने बेहतर सोचा कि मैं फ़िलहाल यहाँ से चली जाऊँ। मेरे उनके बहुत करीबी लोगों से भी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने भी काफ़ी मेरी मदद की और उन्होंने मुझे ये भरपूर उम्मीद दिलाई कि मेरी उनसे जल्द से जल्द मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मलका, हमारे साथ मौजूद थी। हमारी दुआ ताला ज़रूर आप अपने हीरो से और इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हो जाए। मुझे लगता है एक दिन वर्दा भी आप भी कराची से जो है ना बनीगाला पहुंच जाएंगी मोटरसाइकिल पे इमरान खान से मिलने। मोटरसाइकिल पे तो नहीं, मैं गाड़ी में जरूर पहुंच जाऊंगी अगर पेट्रोल कम हो गया तो। साइकिल पे जाइएगा, साइकिल इज अ वेरी गुड सोल्यूशन है। पेट्रोल महंगा है, साइकिल का इस्तेमाल करें, साइकिल यूज करें। लेकिन देखिए आप आखिर में यार हमारे लिए उम्मीद सिर्फ इमरान खान ही नजर आ रही है। तला जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, हमारी दुआ है कि तला हमारे मुल्क के हक में कुछ बेहतर कर दे, हमारे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो हमारे मुल्क की बेहतरी का सोचें, आवाम के बारे में कुछ सोचें। अच्छा, आपने कभी मिस्टर यूनिवर्स के बारे में सुना है? मैंने मिस यूनिवर्स के बारे में सुना है, लेकिन मिस्टर यूनिवर्स के बारे में मैंने भी नहीं सुना। ये क्या वजह है? फिर भी आप लोग कहते हैं ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, यानी मिस यूनिवर्स सबने सुना हुआ है, मिस्टर यूनिवर्स किसी ने भी नहीं सुना। ये जुल्म नहीं है? जुल्म तो है, लेकिन शायद हमारे यहाँ देखिए इंटरनेशनली अगर हम देखें तो मिस्टर यूनिवर्स टाइटल्स लोग जीते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं जीत पाते। हमारे शायद लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते पाकिस्तान में। अगली खबर आप बताएं, आपके पास क्या है? मेरे ख्याल से इसी हवाले से मुझे लगा आप बताना चाहेंगे। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप में बताएं, आप बताएं, आपके मुझ से मुझे ज्यादा अच्छी लगेगी खबर। अच्छा, ये जी हाँ, अगर मिस यूनिवर्स होती मैं जरूर खुशी से बताती। मैं बताता खुशी से, लेकिन आप बताएं। नहीं, मैं जरूर बताना चाहूंगी हमारे व्यूवर्स को, और ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि मिस्टर यूनिवर्स 2022 का टाइटल एक पाकिस्तानी सैयद शाह ने विन किया है। और वैसे मर्दों में अगर हम देखें तो ये मर्दों के लिए मिस्टर नेशनल यूनिवर्स का टाइटल जीतना ये एक बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि अक्सर लोग वहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है। और ये मुकाबला थाईलैंड में किया गया था इस साल, और मर्दों में हमारे पाकिस्तानी हीरो सैयद शाह जो है वो, यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि दुनिया में हसीन मर्दों का मुकाबला हुआ और पाकिस्तानी मर्द जीत गया? बिल्कुल। और आपको पता है टोटल 6 टाइटल होते हैं, मैं ये कॉम्प्लीमेंट वसूल करता हूं। जी बिल्कुल, और 6 में से 4 टाइटल तो अपने नाम ही करवा लिए उन्होंने, बाकी पीछे बचा क्या।
Born in Pakistan, raised in Hong Kong, currently living in UK, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और अपनी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी भी जो है वो रन करते हैं। सैयद शाह हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद, वेलकम टू दुनिया बोल है एंड कंग्रेचुलेशंस, आपने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान से आपने जो है वो मिस्टर नेशनल यूनिवर्स टाइटल अपने नाम किया, कैसा फील हो रहा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। और उसके साथ साथ जो मुझे फील हो रहा है वो आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा फील कर सकता। आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड हम्बल्ड। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। एंड आई गॉट 4 टाइटल्स फॉर पाकिस्तान। अच्छा ये बताइए कि आपने कहा कि पहली बार ये टाइटल किसी पाकिस्तानी को मिला है, पाकिस्तानी मेल को मिला है, तो ऐसा क्यों कि कोई और पार्टिसिपेट नहीं करता इसमें? यहाँ तक पहुँचना इतना मुश्किल है? यहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है बेसिकली बिकॉज इनके क्राइटेरियाज होते हैं और स्पेशली ये फर्स्ट टाइम एवर इन पाकिस्तान हिस्ट्री पाकिस्तान का कोई कैंडिडेट क्वालिफाई किया है एंड नॉट जस्ट क्वालिफाइड, इनफैक्ट वी वॉन एज वेल। तो इसके क्वालिफिकेशन के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यू नीड टू बी स्पीकिंग प्रॉपर्ली, लाइक योर स्पोकन शुड बी गुड, हाउ यू कैरी योर पर्सनैलिटी, उसके साथ साथ आप how much fan following you got, your looks, how you carry your personality, all these things, all these minor elements come in play. पहले एक इसका प्री इंटरव्यू होता है, उस पर पहले आप सिलेक्ट होते हैं, फिर उसका 7 days लॉन्ग एक कंपटीशन होता है, फिर उसके बाद एक गाला नाइट होती है, गाला नाइट के बाद एक फाइनल नाइट होती है, एंड देन दैट्स हाउ you make it happen. Seyed Shah, how was your journey? How did you make it happen? My journey was extremely difficult because जैसे आप देख सकते हैं कि सपोर्ट बहुत कम थी मुझे। मैं काफ़ी दीगर चैनल्स में भी जाके यही बात की है कि जब आपके पास सपोर्ट ना हो और बाकी कंट्रीज़ के पास सपोर्ट हो, बिकॉज इस कंपटीशन के अंदर तकरीबन 25 ममालिक से लोग आए हुए थे, तो आपको कहीं ना डिमोटिवेशन फील होती है कि क्राउड में आपकी कोई आवाज़ नहीं सुनी जा रही। इनफैक्ट अदर कंट्री के लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है और आप वहाँ पे अकेले चल रहे हो, वॉक कर रहे हो एंड ऑल दोस थिंग्स। कोई नहीं कर रहा, आपको चेयर अप नहीं कर रहा कोई पीछे से, तो ये बहुत आपको एक डिमोटिवेशन फील होती है, राइट? ऐसे ही है, बट स्ट्रगल वाज देयर। चलें, अच्छा सैयद शाह हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, हम जल्दी से एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, फिर वापस आएंगे, माई रखेंगे आपसे। इस वक्त हो गया है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है और फिर हम सैयद शाह से भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम सैयद शाह से बात कर रहे थे। मिस्टर नेशनल यूनिवर्स का टाइटल उन्होंने अपने नाम किया है और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने 6 में से 4 टाइटल अपने नाम किए हैं। बाकियों के लिए पीछे उन्होंने छोटे मोटे छोड़ दिए टाइटल के, जाओ अभी तुम लोग जीत लो, हम 4 टाइटल पाकिस्तान के नाम करवा चुके हैं। तो जी आइए बात करते हैं। जी सैयद शाह, मुझे बताइएगा कि आपसे एक सवाल था, आप अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमें बता रहे थे कि बहुत डिमोटिवेशन होती है कि जब आप स्टेज पे आप वॉक कर रहे हो और आपको चेयर अप ना किया जा रहा हो। तो आपने इसमें से एक अवार्ड जीता है, एक टाइटल जीता है जिसमें मोस्ट पॉपुलैरिटी का कुछ टाइटल है, इस तरह से है, राइट? मोस्ट पॉपुलर पर्सन। जी 98% पॉपुलैरिटी में जीता है आपने, वो कैसे विन किया? जी बेसिकली इस शो की ना एक व्यूअरशिप होती है ऑल ओवर द ग्लोब। हर कंट्री से जो पार्टिसिपेंट्स आए होते हैं, जारी बात है उनकी कंट्री के लोग भी देख रहे होते हैं उसको। तो इसकी जो व्यूअरशिप है वो काफ़ी बड़ी व्यूअरशिप है। ये तकरीबन 4 से 12 मिलियन व्यूअरशिप होती है इस शो की एवरी ईयर दरमियान उसके। तो उसके अंदर से पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड अबाउट तकरीबन 4 मिलियन वोट मिले थे। तो उससे क्या हुआ था कि हमें मिस्टर पॉपुलैरिटी जो है हमें अवार्ड मिला था, जिसके अंदर से हमने 98% वोट से हमने वो वाला राउंड जीता था। मतलब कि बाकी 11% जो है बाकियों को मिले थे, 89% हमें मिले थे। 89%। तो ये कैसे मिले जबकि आपने कहा कि कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा था वहाँ पे? आप आई थिंक कुछ डिजिटल एजेंसीज के पास भी गए थे, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था आपको, थोड़ा सा बताइएगा उसके बारे में। तो फिर ये कैसे हुआ मिरेकल? राइट तो ये बेसिकली जो हमारा ये जो कंपटीशन है ये 7 days लॉन्ग होता है। तो वो लोग जो है ना, जो ऑडियंस है वो पहले दिन से वॉच करना स्टार्ट करती है कि कौन सा कैंडिडेट बेहतर है, क्योंकि ये लोग जितने भी पैसे लगा लें, जहाँ पे भी कुछ यूज़ कर लें, बट दे कांट बाय द ऑडियंस। जो ऑनलाइन ऑडियंस होती है आप उसको नहीं आप चेंज कर सकते। सो दैट वाज ऑडियंस वाज वेरी लॉयल टू मी एंड दे वर सीइंग मी एज अ क्लियर विनर। वाओ,
अच्छा ये बताइए, आपका जो विनर का सफ़र है, आप अपने आप को मेंटेन कैसे रखते हैं? कितने घंटे एक्सरसाइज करते हैं? कितने खीरे गाजरें आप रोज़ाना खाते हैं? अपनी डाइट के बारे में, अपनी ब्यूटी टिप्स कुछ दीजिए ना लोगों को। यहाँ पे आपको देखने के बाद बहुत सारे लोग मिस्टर यूनिवर्स बनना चाहते हैं। मेरे प्रोड्यूसर मुदस्सर ही बनना चाहते हैं। ब्यूटी टिप्स नहीं है कोई ब्यूटी टिप्स नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आई एम ऑल नेचुरल। इवन अभी भी जब मुझे भाई ने कहा था मेकअप कर लो, मैंने कहा नहीं। Whenever I go out, I don't do any makeup, don't do any hair setup. However I am, I just go out, present myself. But it's just इसके पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क है। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेटली आपने बोला है कि जिम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कीपिंग ए फिजिक राइट। तो उसके लिए आपको जिम 2 टाइम जाना पड़ता है एवरी डे। मेक श्योर आपकी बॉडी टू मच नहीं होनी चाहिए और टू लेस भी नहीं होनी चाहिए। योर फिजिक हैज टू बी जस्ट परफेक्ट। सही, अच्छा, ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन नहीं है। बॉडी बिल्डिंग नहीं बिल्कुल। अच्छा, लेकिन 4 साल से आप मॉडलिंग भी कर रहे हैं सैयद शाह, राइट? आपको शौक है इस तरह से अब मॉडलिंग का परफॉर्म करने क्योंकि आप डिजिटल मीडिया एजेंसी भी रन कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें साथ कैसे? 2 चीज़ें नहीं, एक्चुअली मैं काफ़ी चीज़ें साथ साथ कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे अपना टॉक शो भी कर रहा था, इसके साथ साथ मैं BBC के साथ भी काम कर रहा था। तो वो बहुत सारी चीज़ें एट वन टाइम मैं कर लेता हूँ क्योंकि मल्टीटास्किंग में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो इसके लिए साथ साथ 4 साल से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की हुई है। आई स्ट्रगल क्वाइट अ लॉट। लोगों को जाके रिक्वेस्ट कि सर मुझे एक सीन दे दें, मुझे यहाँ पे एक सीन दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह आई वर्कड इन अ चाइनीज मूवी एज वेल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव वर्कड विद BBC। शादियाँ कितनी की हैं आपने? सॉरी, शादियाँ कितनी की हैं आपने? शादी कोई भी नहीं किया, अभी 24 साल का हूँ सर। जानते हो कितनी शादियाँ करानी तुसी। थैंक यू सो वेरी मच सैयद शाह, टाइम निकाला हमारे शो के लिए। यूके में दुनिया बोल है, वी आर रियली ऑनर्ड एंड हैप्पी टू सी यू एंड उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे हीरोज पैदा होते रहेंगे। एक और हीरो भी आपके पास वर्दा आज अब ये हीरो आप इंट्रोड्यूस करवाएं क्योंकि मैंने ऑलरेडी करवा दिया। आज हमारे पास एक और हीरो का सेगमेंट मैंने आपको दिया। नहीं, देखो हीरो को चाहिए होती है हीरोइन, मैं तो हीरो हूँ नहीं, तो अच्छा लगता है तो हीरोइन मूवी बन जाती है। खैर, एक और हीरो है हमारे साथ। रिपोर्ट देखिए, रेसलिंग की दुनिया में एक पाकिस्तानी ने बड़ी धूम मचाई हुई है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहूँगी जॉर्डन हुर के बारे में कि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, कराची से इनका ताल्लुक है, IT के शोबे में काम करते हैं और साथ साथ रेसलिंग भी करते हैं। बचपन से तला हम WWE देख के बड़े हुए हैं। आप भी हल्क हॉगन और अल्टीमेट वॉरियर की फैन थी क्या? मैं थी एक जमाने में, मैं रॉक की बहुत बड़ी फैन थी एक जमाने में। मैं बहुत रेसलिंग देखती थी। रॉक तो बाद में है ना, ये तो आपके बचपन में तो यही हो गया। मेरे रॉक से ही मेरा बचपन था, मैं उन्हीं को बचपन में देखती थी। रॉक हो गए, जॉन सीना हो गए, हम बड़े शौक से देखते थे। और लेकिन वाकई ये बात है कि राइनो को हम जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तानी जॉर्डन हुर ने राइनो को हराया है, ये बात हम नहीं जानते। और ये बड़ा ही टफ गेम है। अगर स्पोर्ट्स अगर हम इसको क्या गेम कहें, ये बहुत मुश्किल है और बहुत कम लोग इसमें सपोर्ट करते हैं। तो आज हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि जॉर्डन हुर पाकिस्तान के कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए मिलकर उनको वेलकम कहते हैं, एक वार्म वेलकम। वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जॉर्डन हुर। योर जर्नी to this position, क्या था आपका सफ़र, बताइए। इट वाज वेरी टफ और बहुत मुश्किल था, लेकिन शौक था तो करते चले गए। फिर सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या लगी इस सफ़र में? सबसे मुश्किल घड़ी इस सफ़र में? सबसे मुश्किल ऑब्वियसली राइनो ही था, क्योंकि वो जितना हमारा करियर है उससे ज़्यादा तो उसका एक्सपीरियंस था, तो वो एक टफ था और एक ड्रीम भी था। ऑब्वियसली हम उसको टीवी पे देखते थे पहले। पाकिस्तान में बच्चे छोटी उम्र से, हम जानते हैं रेसलिंग आया करती थी टेलीविज़न पे और सब लोग देखते थे और सबको शौक हो जाता था, लेकिन चूजिंग इट एज अ करियर, अपना प्रोफेशन बनाना उसको, हमें लगता था कि यार पाकिस्तानियों को तो मौका नहीं मिलेगा, जो अमेरिका में रहते हैं वही जाके WWE में एक्टिंग करके कमा लेंगे, हमें नहीं मिलेगा। लेकिन आपको लगता है नहीं, ऐसा नहीं है। पहले अपॉर्चुनिटीज देखें लेस, बहुत कम है, लेकिन हैं। एक्चुअली सीन ऐसा था पहले कि जब हमने जिस वक्त स्टार्ट किया था तो उस वक्त तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो हमें ये अवेयरनेस भी नहीं था कि इसका रिंग होता कैसा है। तो हमने स्टार्ट किया बिल्कुल मैट से, फ्लोर मैट होता है, हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करते थे। फिर हमने एक इसका डायग्राम लिया, फिर हमने रिंग बनाया, फिर एकेडमी बनाया और फिर ट्रेनिंग खुद की दुबई से ट्रेनिंग ली। यहाँ जो है 1-2 और भी कुछ सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए अमेरिकन रेसलर्स। ऑब्वियसली यहाँ किसी को आता तो था नहीं है, तो उन्हीं से एक तरह से ट्रेनिंग लिया और फिर जस्ट एक जर्नी स्टार्ट हुई वहाँ से। सही है जॉर्डन, मैंने अक्सर आपके क्लिप्स में देखा है, आप जहाँ भी जाना, चाहे नेपाल हो या कोई, वहाँ जाके चैलेंज करते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, है कोई नेपाली जो मुझसे आके फाइट करे, मुझे हरा के दिखाए। तो आपका तरीका ही ऐसे, या आपका स्टाइल है, या आपका एक कहते हैं ना कि रिकग्नाइजेशन होती है, आइडेंटिटी होती है, इस तरह से ही करते हैं आप? नहीं, एक्चुअली जब मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ पे सबसे हार्ड टारगेट पिक करूँ। तो जो भी वहाँ का चैम्प होता है
ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सामने से भी कोई मेरी टक्कर का ही हो। लाइक इंडियन को मैं बीट किया, इंडियन से ये मैं बेल्ट लेके आ गया। वो मुझे देख के लग रहा है कि कितने इनके दिल जले होंगे, इंडियनों के दिल जले जब पाकिस्तान ये बेल्ट जीत के लेके आए होंगे। और ये अभी मेरे पास है, ये मैंने नेपाल में एक नेपाली रेसलर को उसी के होम ग्राउंड में जो है बीट किया हराया था, वो मैंने देखी थी फाइट आपकी। तो ये एक ये समझ लीजिए कि मैं किसी और से पसंद नहीं आता मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा लेवल का हो, स्किल्स में भी स्ट्रेंथ में भी। तो मैं उसको, अगर वो खुद नहीं आता तो मैं उसी चैलेंज करके उसको कहता हूँ कि आके फेस। जॉर्डन, क्या स्पोर्ट में आपकी इतनी अर्निंग्स हैं कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, अपना घर चला सकें? क्या इतनी कमाई है इस खेल में? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, कोई अर्निंग नहीं है। और वंस इन अ ब्लू मून अगर कुछ स्पॉन्सर मिल जाता है तो वो भी इतना ही होता है कि जस्ट आप ट्रैवलिंग ही कर सकते हो, तो वैसे तो नहीं है। और ये इतना ये काफ़ी एक्सपेंसिव गेम है, ये रियलिटी में बता रहा हूँ न्यू कमर्स के लिए जो आना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपको हमारे प्रोड्यूसर हैं मुदस्सिर ना, उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। कभी वो मिस्टर यूनिवर्स बनना चाहते हैं, कभी वो रेसलर बनना चाहते हैं। तो एक आम आदमी मुदस्सिर जैसा जिसकी बॉडी जीरो हो, दिमागी काबिलियत भी थोड़ी बहुत हो, क्या वो रेसलर बन सकते हैं? नहीं, वो ट्राई आउट होता है। वो कह रहे हैं 16 बाजू है मेरा, क्या मैं बन सकता हूँ? देखिए, बाजू से नहीं होता है, दिल भी होता है ना कि वो कितना जो है उनमें डर है, कितना नहीं है। तो वो फिर वो तभी पता चलता है जब रिंग में आता है। वैसे ये बेल्ट आपके कपड़ों से मैचिंग भी है, ऑरेंज। ये सोफे से ही बहुत मैच करी थी, मर्ज हो रही थी, इसलिए मैंने कहा मैं और इंडिया का झंडा भी इसे बना हुआ है। इसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि हम वहां से ये लेके आए हैं। आप पहन लेना भले बेल्ट पे, अच्छी लगेगी। थैंक यू जॉर्डन। मेरा आपसे एक सवाल है कि बहुत ही एक मैं कहूंगी कि टिपिकल सवाल है घरेलू माओ वाला, कि मैंने आपकी रेसलिंग्स भी देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, आप अक्सर कभी देखा बिल्कुल लहू लुहान हो रहे होते हैं, आपके टाके वाके भी आए हैं, जगह आप दफा इतना खून निकला था। तो कभी ऐसा हुआ है कि जब आप जख्मी हालत में घर पे आए हो और आपकी अम्मा की या वालदा की एक चीख निकली हो जोरदार कि बस अगर अब तुम फाइट पे गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी? इमोशनली कभी इस तरह से हुआ है? देखिए, रिएक्शन तो उनका ऐसे ही कुछ होता है, लेकिन अब चूंकि हम जिस एनवायरनमेंट में ये इस फील्ड को हमने पिक किया, वहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें हाइड करना पड़ती हैं। तो पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने जो भी हमारे जो स्कार्स या इस तरह की चीज़ें होती हैं वो हाइड करते हैं, फिर नॉर्मल बिहेव करते हुए घर में आते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जॉर्डन, माशाल्लाह से मुझे एक चीज़ मालूम है, आपके नाम में हजरत हुर का भी जिक्र है और आप मौलाई हैं। मैं भी मौलाई हूँ और मौलाई कभी झूठ नहीं बोलता। और क्योंकि मैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स का बड़ा शौकीन हूँ, जूजिट्सू हो, कुकुशन हो, किक बॉक्सिंग हो, MMA हो, UFC हो, वन चैंपियनशिप हो, दुनिया भर को हम फॉलो करते हैं। हम जानते हैं कि रेसलिंग जो है इज ए परफॉर्मिंग आर्ट, ये एक टेक्निक होती है, इट्स नॉट रियल फाइट। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि वर्दा समझती हैं कि शायद असली खून होता है, इट्स एक्चुअली परफॉर्मिंग आर्ट। अगर असली फाइट आप देखें, केज फाइट आप देखें, किक बॉक्सिंग देखें, जूजिट्सू देखें, कुकुशन देखें, और आप वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE सबसे मशहूर नाम है अमेरिका का। अब वो क्योंकि एंटरटेनमेंट का एक प्लेटफॉर्म है और इतना फेमस हो चुका है, इतना मशहूर हो चुका है कि ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज हैं सबके लिए, और मेरी उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। टेलीविजन पे हम बचपन से ही देख रहे हैं, 94-95 से हम लोग की टीवी पर रेसलिंग आया करता था और हर बच्चा जो है वो रेसलर के मिनिएचर्स के साथ खेल रहा होता था। लेकिन तरह कहीं ना कहीं खून तो निकलता है, वो खून निकाला जाता है। मेरी बहन ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ जा थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करके, जिस तरह फिल्मों में खून निकाला जाता है उसी तरह रेसलिंग में भी निकाला जाता है। मैं जॉर्डन से पूछूंगी, जॉर्डन आप बताएं ये हकीकत है कि नहीं है? देखिए, ब्लड तो रियल होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। रियल होता है, पर वहाँ थैली में लगाया जाता है ताकि निकले वहाँ से। अच्छा, मेरे मल्टीपल स्टेजेस। देखिए, ओवन हार्ट मरा भी था इसी परफॉर्मिंग आर्ट में। एक रेसलर ऊपर से नीचे आ रहा था रस्सी से, क्या ओवन हार्ट? वो एक एक्सीडेंट, हिटमैन ब्रेड द हिटमैन हार्ट का भाई था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो एंट्री कर रहा था और उसकी रस्सी गिर गया, वो मर गया। एक्सीडेंटल डेथ्स हुई हैं, एक्सीडेंटल इंजरीज भी हो सकती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स रेसलिंग इज अ प्लान्ड स्क्रिप्ट, इसमें तो कोई डिनायल नहीं है जॉर्डन। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, ये परसेप्शन जो है ना, ये सिर्फ पाकिस्तानियों का, सिर्फ पाकिस्तानियों का परसेप्शन है। देखें, WWE गोरा हमसे ज्यादा स्मार्ट है, वो हमसे ज्यादा एजुकेटेड है, ठीक है? मैं नहीं मानता, हम गोरे से ज्यादा स्मार्ट है, एजुकेटेड वो हमसे ज्यादा है, क्योंकि हम किताबों में पढ़ते हैं, अमल नहीं करते कुछ चीजें। हाँ, ऐसा कह लें, लेकिन देखें, वो जब वो जाते हैं देखने के लिए तो वो 70,000-80,000 क्राउड वहाँ बैठ के देख रहा होता है, ठीक है? वो व्हाइट सुप्रीमेसी उनकी एडिक्शन है, वो रोजाना देखना चाहते हैं कि ये वही पुराने 80 साल के रेसलर। अंडरटेकर देखिए आज भी जिंदा है, ये सारे आज भी कमा रहे हैं। ये आपको लगता है कि वो 85 साल की उम्र में? मैं बताता हूँ। देखिए, एंटरटेनमेंट जहाँ आती है ना, वहाँ पे हमें एक स्टोरी लाइन दिखानी होती है, ठीक है? आप क्या समझते हैं, MMA केस में नहीं होता स्क्रिप्ट?
MMA में आपने देखा होगा जब उनकी इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बीच में आपस में क्लैश होता है, तो आपको क्या लगता है वो रियल क्लैश वो भी स्क्रिप्टेड होता है, मान लिया। देखें, एक हाइप क्रिएट करने के लिए, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ऐसी मूवमेंट। लेकिन मैकग्रेगर की अगर टांग टूटती है फाइट के बीच में, जॉर्डन मैकग्रेगर की अगर फाइट टूटती है, टांग टूटती है फाइट के बीच में और उसकी एक हड्डी पूरी 2 टुकड़े हो जाती है, रेसलिंग में ऐसा नहीं होता है। मेरी टूटी हुई देखें एक्सीडेंटल, तो वो वहां पे रेगुलर, मैंने यूएफसी का एक इवेंट देखा जिसकी 4 फाइटों में सबकी टांगें टूटी। देखें एक वो अलग रियल फाइट है जॉर्डन। अपने मौला याद, मैं आपको गारंटी से दे रहा हूं, मैं बल्कि आपको चैलेंज कर रहा हूं, चलें आप रिंग में आए, मैं आपको कुछ नहीं मैं आपसे फाइट भी नहीं करूंगा, मैं आपसे सिर्फ 1-2 चीजें होंगी उसका मैं टेस्ट लूंगा, आपने अगर कंप्लीट कर दिया तो आप जो बोलेंगे मैं। सर अगर हमारे स्टूडियो में इतने वसाइल होते तो मैं आपको बताऊं, मैं भी जमील चांडियों का शागिर्द हूं, K7 पे हम भी बड़ी किक बॉक्सिंग करते हैं, फाइट करते हैं, मैं जरूर करता, लेकिन हमारे वसाइल थोड़े से कम है। अगर यहाँ पे जगह क्योंकि हम खड़े नहीं हो गए तो हमारे मुंह से लाइट चली जाएगी। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, लेकिन रिंग आप लगवाएंगे? आपको मालूम है रिंग कैसे लगती है? सर रिंग सब लगा हुआ है, सब रेडी है, शूट करेंगे, हम आपके पास आ जाएंगे, सब रेडी है। हाँ बिल्कुल, और बोले आप आने कुछ चीजें, मुझे क्या मिलेगा? और वो ब्लड का भी जो है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि जब लगती है तो स्किन फटती कैसे और उससे ब्लड कैसे। एग्जैक्टली। और आप मुझे बताएं, एक शॉर्टलेस बंदा कहां ब्लड के पैकेट लगाएगा? स्किन फटती है, छोटे से निशान नजर आते हैं, बाद में आप देखेंगे। जो बानी है रेसलिंग का वो अमेरिका है, अग्रीड, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट है, उसका सीईओ कौन है? पाकिस्तानी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का सदर बना था, क्या वो रेसलिंग में आके एक्टिंग करता था? क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप रेसलर था? डोनाल्ड ट्रंप रेसलर नहीं था। तो फिर वो किस तरह उसको रिंग में उठा के पटकते थे और उसे कुछ नहीं होता था? नहीं तो लगती थी ना, ऑफ कोर्स स्क्रिप्टेड। देखिए अब आपको WWE में अगर कैमरामैन भी आप देखेंगे ना, वो भी ट्रेनिंग लिया हुआ होता है, वो भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं होता। अच्छा हम देखते हैं कि रेफरी को मार दिया, ऐसा तो ये सब थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड होता है, जैसे कि हम लोग बैक एंड में बैठ के हमारी भी स्क्रिप्टिंग होती है कि हमें क्या शोज में करना है क्या नहीं करना, थोड़ा बहुत तो एंटरटेनमेंट असल में हमारे, मैं बताऊं पाकिस्तान में एक होता ये है कि जब तक लोग आके खुद वहाँ बैठ के लाइव नहीं देखते हैं, वो इस तरह के ही उनके ख्यालात हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कई ऐसे लोग हैं जब वो आकर उन्होंने वहां बैठ के देखा तो फिर वो खुद कहते हैं यार हम तो समझते थे। अच्छा भाई डेट डिसाइड करें फाइट की, मुझे बहुत इसकी एक वजह भी है, थोड़ा सा मैं अपने ऑडियंस को बताऊंगा। अगर आप तारीख उठाते हैं जॉर्डन, तो आपको नजर आता है कि कई हजार साल पहले भी बादशाहों का ये पसंदीदा काम था। रोमन एम्पायर में, स्पेन में ग्लैडिएटर मूवी उसके ऊपर बनी हुई है, वो इंसानों को लड़ाते थे और हजरत इंसान को बड़ा मजा आता है जब वो इंसानों को लड़ते हुए देखता है। अल्लाह हम पे रहम फरमाए, हमें हिदायत दे, हमें सीधा रास्ता दिखाए। सैडली हम इंसान का स्टेट बहुत सैड है और दिमागी हालात उसके सही नहीं है। तो जब आप दो इंसानों को लड़ते हुए देखते हैं, खून निकलते हुए देखते हैं, नाक फटते हुए देखते हैं, हड्डी टूटते हुए देखते हैं, तो इंसान को बड़ा मजा आता है। एक एड्रेनलिन, एक रश अंदर से निकलता है कि वाओ यार ये तो कैसे कर दिया इसने, ये कैसे इसने दर्द बर्दाश्त कर लिया। मुझे ये बताएं, चैलेंज एक्सेप्ट करें, डेट फाइनलाइज करें। चैनल मैं ऐसे चैलेंज हमेशा एक्सेप्ट करता हूं। मैंने कहा ओपनली आपको कहा है, मैं तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये फेक है कि स्क्रीन पर जॉर्डन होगा। पर मुझे एक बात बताओ, मैं शायद अपने डिजिटल पेज के लिए करूंगा और मैं जॉर्डन के डिजिटल पेज के लिए करूंगा इंशाल्लाह। हम दोनों अपने YouTube पेज पे डालेंगे। डेट तो डिसाइड कर लें, व्यूअर्स वेट कर रहे हैं। एनी टाइम, मैं तो देखिए मैं तो दुनिया में पता नहीं कहां का चैलेंज कर गया, आज मैं पाकिस्तानी को चैलेंज कर देता हूं। कल डेट लेंगे, वो तो हमेशा चैलेंज करते रहते हैं। हम तो तैयार हैं। वर्दा से फाइट करेंगे आप? ये लो, उनको रेफरी बना देंगे। मैं रेफरी, डन। मैं नहीं खेलता भाई, मुझे न्यूट्रल अंपायर चाहिए। ऐसा बाइस्ड अंपायर होगा तो फिर फाइट का स्कोर ही सही नहीं आना है और फिर चीटिंग होगी। अच्छा जी, मैं चाहूंगी प्लीज एक दफा मैं न्यूट्रल नहीं हूं। मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि मैं जॉर्डन हुड का साथ दूंगी, सपोर्ट करूंगी, ये बात मैं जानती हूँ। अच्छा जी, खैर मैं चाह रही थी कि प्लीज एक दफा कैमरा पैन करके जितने भी इनके अवार्ड्स हैं, सर्टिफिकेट हैं, इनकी शील्ड्स हैं, प्लीज मैं चाहूंगी कि आपने कैमरामैन के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया, बद्दुआ दे रहा है आपको। से थोड़ा जूम शॉट लेंगे तो बिल्कुल नजर आ जाएगा। दिखा चुके हैं ऑलरेडी और ये देखिए दोबारा से एक दफा दिखा दीजिए। बहुत जल्दी मुदस्सिर का नाम भी होगा इन सारे अवार्ड्स माशाल्लाह से जीतना, अपने नाम करवाना, पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बाइसे फ़ख्र है पाकिस्तान के लिए, एक बहुत प्राउड मोमेंट है। और जॉर्डन और मुझे बताइएगा कभी ऐसा हुआ है कि आप खून में लथपथ हो, बिल्कुल हिम्मत ना हो उठने की, आखिर में मार खा खा के बड़ा बुरा हाल होगा, लेकिन आखिर में भी आपने कहते ना आखिरी लम्हे में कहाँ से हिम्मत आ गई और पाकिस्तान का झंडा आपने लहरा रिजॉर्ट्स में एक मेरा फाइट हुआ था 2019 में, वो था लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। तो लास्ट मैन स्टैंडिंग आपको पता होता है कि उसकी तो ना टाइमिंग्स होती है ना कुछ रूल्स होते हैं उसमें। तो वो 60 मिनट से ज़्यादा का फाइट हो गया था। तो जो ओपोनेंट था वो भी जो है वो गिव अप नहीं कर रहा था एक तरह से।
तो काफ़ी लंबा चला गया, तो उसमें काफ़ी इंजरीज हुई थी उसको भी और मुझे भी। फिर अभी पीपल्स स्क्वायर कराची के एक प्लेस में वहाँ फाइट किया था, फ्लैग मैच था बेसिकली वो। उसका रूल ये था कि जिसने पाकिस्तान का फ्लैग उतार लिया वो विनर होगा। तो वो उसमें भी कोई रूल नहीं था, तो वो एक ब्रुटैलिटी उसमें ज़्यादा आ जाती है फिर जहाँ रूल्स नहीं होते। अब बात में गुस्सा भी आता है ना, मार खाते खाते 2 पंच मारे मुझे, मैं सारा गेम। देखिए हम सिखाते ये हैं कि पहले आप अपना स्टैमिना आपके पास इतना हो कि अगर आपको अपना स्टैमिना रिकवर करना है तो फिर आप ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाओ, आप थोड़ी देर अपना, अगर वो मार रहे तो आप कोशिश करो कि आप अपनी मूवमेंट ज़्यादा नहीं करो, मार खा लो थोड़ा स्टैमिना। जॉर्डन ये बताओ कि यार पाकिस्तान में मैंने कोरोना से पहले देखा था बहुत सारे ऐसे बिजनेस ग्रुप्स थे जो पाकिस्तान में रेसलिंग को प्रमोट करना चाहते थे। बाहर मुल्कों से वो रेसलर्स बुला रहे थे, यहाँ पे छोटे मोटे इवेंट्स भी करा रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से ऑफ कोर्स सबके लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ और लक कुछ ये रहा है कि उन्होंने अपने प्लान्स कम्प्लीटली चेंज कर लिए और अब वो शायद वापस ना आए। इस वक्त करंट सिनारियो क्या है पाकिस्तान में? लेकिन लास्ट टाइम जितने भी अभी इंटरनेशनल रेसलर्स आए थे वो हमने ही इनवाइट किए थे। ड्रीम वर्ल्ड का मैंने आपको बताया था, वहीं पे आए थे, 2 दफ़ा आ चुके हैं। तकरीबन 20 से 21 हमने इंटरनेशनल रेसलर्स यहाँ इन्वाइट किए थे, तो मैक्सिको, यूरोपियन, अमेरिकन, जापानीज। तो वो जब एक बीच में गैप आया तो अब फिर हमें फिर नए सिरे से एफर्ट्स करना पड़ी। और मेन थिंग इज़ कि हमारे पास इतना जो है वो एक इन्वेस्टमेंट या स्पॉन्सर नहीं होता है कि हम उनको अफोर्ड कर सकें। टाइम इज़ आप कोई आखिरी आपकी स्टेटमेंट, कोई मैसेज को देना चाहें तो जल्दी से दे दें। आखिरी स्टेटमेंट ये है कि रेसलिंग पाकिस्तानी जो रेसलर्स हैं वो आपके अपने हैं, उनको भी देखें, उनको सपोर्ट करें। ये स्पोर्ट अभी तो ग्राउंड है, अभी तो हमने सीड्स लगाए हैं, तो आने वाली जो जनरेशन होगी उनके लिए सब कुछ रेडी है। तो अगर किसी को शौक है तो आके रेसलर बन सकते हैं। चलें, थैंक यू सो मच जॉर्डन होल। और हम जाते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक में मैं डेट डिसाइड करती हूँ फाइट की, फिर आपको अनाउंस करूंगी। लेकिन अंपायर न्यूट्रल होना चाहिए। देखते रहिए दुनिया बोल है। डेट बताएं, डेट। अंपायर आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और आपने देखा किस तरह जॉर्डन हूड हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने पाकिस्तान का नाम सर फ़ख्र से बुलंद किया। और अब आगे चलेंगे, एक बात करेंगे फैसलाबाद से। एक इलाका है खड़ियाँ वाला, वहाँ का एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा है अजान, उसके दिल में सुराख है और वो एक दिल की बीमारी में मुब्तला है। और कोई ऐसे उनकी फैमिली इंतज़ार करिए एक ऐसे मसीहा का कि जो उनका इलाज करवा सके, उनके ऑपरेशन के अखराजात बर्दाश्त कर सके। क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह से महंगाई का दौर चल रहा है और जिस इलाके से इस फैमिली का ताल्लुक है, डेफिनेटली इतना महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती। ये भी हमारे मुल्क की हकीकत है कि इस मुल्क में गुर्बत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह इलाज मुआलजे के अखराजात हैं। मुसलसल जो इलाज कराने के हॉस्पिटल के बिल्स होते हैं वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। अद्वियात की कीमतें हर महीने बढ़ जाती हैं, लोग कैसे अफोर्ड करें? हुकूमत हमसे टैक्सेस मांगती है, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत में ये सर्विसेज देगी, हेल्थ सर्विसेज देगी, एजुकेशन की सर्विसेज देगी, लेकिन हकीकत यह कि हमारे मुआशरे में हेल्थ और एजुकेशन ही सबसे बड़ा कारोबार बन गया है। लूटो आवाम को, खून चूसो उनका। खैर, उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप हम मिलवाएंगे भी उस फैमिली से और मुखैर आजाद जरूर आगे आएंगे इस बच्चे की मदद करने के लिए। डेफिनेटली। और ये बहुत एक तकलीफ का बायस होता है किसी भी माँ के लिए, किसी बाप के लिए, घर वालों के लिए। कहते हैं ना, औलाद का दर्द और तकलीफ, दुख सबसे बड़ा दुनिया की तकलीफ होती है। हमारे साथ इनके पेरेंट्स मौजूद भी हैं, इनकी वालदा मौजूद हैं, अज़रा हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। जी अज़रा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अज़रा, मेरी बहन मुझे ये बताइएगा कि अजान इस बीमारी में कब से मुब्तला है? क्या उनको पैदाइशी ये मर्ज था या कुछ अरसे बाद ये सामने आई बात आपके? नहीं, ये पैदाइशी है। इसको हमें कुछ 15-20 दिन का था जब पता चला है। तो अभी इनको किन तकलीफ का सामना करना पड़ता है अजान को? लाइक सांस फूलती है? सबसे इसका इलाज करवा रहे हैं। अच्छा, क्या आप और आपके शौहर रिश्तेदार हैं? अज़रा बीबी, आपसे पूछ रहा हूँ, आप और आपके शौहर रिश्तेदार नहीं है? अच्छा अज़रा, कितना खर्चा बताया है डॉक्टर्स ने इनके इलाज के लिए अजान के? जब 6 माह का था तब इसको 7.5 लाख रुपए डॉक्टरों ने मांगा था। अब आप देख लें कितनी महंगाई है। बिल्कुल। तो और अभी की उम्र क्या है अजान की? तो अब
3.5 साल है अजान। अजरा, आपके जो वालिदैन थे, क्या उनमें कोई रिश्तेदारी थी? आपके जो अम्मी अब्बू थे, क्या वो रिश्तेदार थे? भी रिश्तेदार नहीं थे। डॉक्टर शहजाद भी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये बताइएगा डॉक्टर साहब, इस बीमारी के ऊपर आप सिचुएशन को कैसे देखते हैं? मैं देख रहा हूँ कि मदर भी मुश्किलात का शिकार है, उनकी भी टांग में प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से शायद वो पोलियो का मुझे लग रहा है उनको मर्ज लाक है। साथ साथ उनके बच्चे भी जो हैं वो पैदाइशी दिल का सुराख है उस बच्चे के दिल में। आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को डॉक्टर शहजाद? बिल्कुल जनाब, मुझे बड़ा दिली दुख हुआ है इस बच्चे को सुन के। तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इसको सेहत दे। तो फौरी तौर पर तो मैं इसके लिए 3 लाख का डोनेट करता हूँ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ना मैं आज का जिम्मेदारी लूँगा इंशाल्लाह, ताकि अल्लाह ताला इसको सेहत दे और ये भी दूसरे बच्चों की नॉर्मल हो सके। आमीन। तो डॉक्टर शहजाद साहब, ये बताइएगा कि जो बीमारी है दिल में जो सुराख है, इसका इलाज पाकिस्तान में क्या अभी तक मुमकिन नहीं है? देखिए जी, मैं तो पेरिस से बोल रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान में इलाज तो बहुत पहले का है। हमारे फैसलाबाद में भी मियां ट्रस्ट हॉस्पिटल में ये केस था 1977 में उस वक्त हुआ था। तो अब ये तो डायग्नोज है ना कि डॉक्टर आप वहाँ भी ट्राई करें। डॉक्टर शहजाद, पाकिस्तान के अच्छे डॉक्टर्स आपकी तरह मुल्क से बाहर क्यों चले जाते हैं? भाई, आपको मुल्क के हालात का तो पता ही है सब कुछ। बिल्कुल। पाकिस्तान में क्या है, वरना तो हमारे मुल्क में क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है। सही। मैं अजरा से पूछना चाहूंगी, जो अजान की वालदा हैं। अजरा, मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या जो अजान को बीमारी है दिल की, उसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है या नहीं? जी मुमकिन है। पहले दिल में सुराख थे ना, अब इसकी बहुत वीक हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो इस वजह से ना इसके दिल के 2 वाल लीक हो गए हैं। वो बहुत बड़ा मसला बन गया इसके लिए ख़तरा बन गया वो। तो अजरा, अभी कितनी रकम दरकार है आपको बच्चे के इलाज के लिए? अभी मौजूदा दौर की बात करिए, मौजूदा वक्त पे। मौजूदा दौर में तो जितने हो कम में 12-13 लाख रुपया पास हो तो फिर शायद हो सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा पाकिस्तान में टोटल कितने बच्चे हैं जो इस बीमारी का शिकार होते हैं, पैदाइशी, जिनके दिल में सुराख होता है, और ये क्यों, वजह क्या बनती है इस बीमारी की? ये तो मेरा ख्याल है कुदरती तौर पे ही होता है, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाए, वरना तो इसके कोई चांस ही नहीं होते। इसमें ये होती है वो सांस की तकलीफ का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बच्चे का कलर चेंज हो जाता है। और डॉक्टर साहब, डोंट यू थिंक पाकिस्तान में एक बड़ा सीरियस इशू ये है कि वो जो फैमिली के अंदर शादियां होती रहती हैं, इंटर कजन्स मैरिज होती रहती हैं, और फिर बच्चे उनके अपाइज पैदा शुरू हो रहे होते हैं, और फिर एक ही घर के अंदर 6-6, 5-5 अपाइज बच्चे होते हैं। मगर दिल के सुराख का जो ना फैमिली, ये मैरिज से कोई तलक नहीं होता। ये वो सिस्टम ही होता है। चलें डॉक्टर शहजाद, हम आपके बड़े मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं एस पाकिस्तानी। हम जानते हैं कि आप जैसे डॉक्टर्स, आप जैसे काबिल लोग दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। कोई आखिरी मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? बस अल्लाह ताला इसको सेहत दे, और जो भी आप उनके प्रोग्राम को देख रहा हो उसको चाहिए कि पाकिस्तान में जो भी मुस्तक लोग हैं उनकी मदद की जाए, क्योंकि सब हमारे भाई हैं और सब एक जैसे हैं, हर एक दूसरे पे हक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शहजाद पेरिस से हमारे साथ मौजूद कर देंगे पेशेंट के साथ, और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर शहजाद की जो डोनेशन थी वो इस बच्ची के जरूर काम आएगी, और भी मुखिया हज़रात सामने आएंगे इस बच्ची की मदद करने के लिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट इशूज़ यहाँ पे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ सहूलियात हैं, हमारे यहाँ इलाज है, हमारे डॉक्टर्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन क्या है ना कि सेहत सबसे बड़ा बिजनेस है, इसीलिए फ्री इलाज तो किसी को मिलेगा नहीं। अल्लाह रहम करे, टैक्सेस लेंगे, सहूलियात जीरो होंगी। खैर हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस बच्चे को तंदुरुस्ती फरमाए। इसी के साथ ही शो का वक्त खत्म होता है, फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 9 बजे। देखते रहिएगा दुनिया बोल है। सी यू टुमारो। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।